बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें बेसिकली वेव्स के बारे में बात हुई है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स की जो कॉमन फीचर्स, जो उनकी मुश्तरका खसूसियात हैं वो क्या हैं, ये हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये ऐसी वेव्स हैं जिनमें जो मीडियम के पार्टिकल की मोशन है वो वेव की डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही होती है। जिधर को वेव जा रही होती है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं इनमें मीडियम के पार्टिकल की मोशन और वेव की अपनी मूव करने की, ट्रैवल करने की मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों में जो कॉमन फीचर्स हैं हमने वो देखने हैं। कॉमन फीचर्स इन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर बोथ टाइप्स ऑफ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। एक उनकी जो कंबाइन प्रॉपर्टी है वो ये है कि दोनों ही मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। कोई ना कोई सोर्स, कोई मीडियम चाहिए जिसमें से वेव्स मूव कर सकें। दूसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। दोनों वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं। पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन इन बोथ टाइप्स ऑफ वेव्स। बोथ टाइप्स ऑफ वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। दोनों ही जो वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं। बोथ टाइप्स ऑफ वेव्स सेटिस्फाई द इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये वेव इक्वेशन कहलाती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो जो दोनों वेव्स हैं वो दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। और ये तीन चार जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हमने बयान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आता लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। द 5 पॉसिबल वेव फॉर्म्स obtained when the output from a microphone is fed into the Y input of cathode ray oscilloscope। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर ग्राफ की सूरत में माइक्रोफोन के ज़रिए से 5 जो पॉसिबल वेव फॉर्म्स हैं वो हासिल की गई हैं, जो यहाँ पे हैं। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विद द टाइम बेस्ड ऑन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में टाइम बेस्ड जनरेटर एक होता है, उसको ऑन किया हुआ है, तो ये वेव फॉर्म्स हमें हासिल हुई। दीज वेव फॉर्म्स आर obtained अंडर द सेम एडजस्टमेंट ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंट्रोल्स। ये जो पहली वेव फॉर्म है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब की सब जब हासिल की गई हैं तो जो कंट्रोल्स हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के वो सारे के सारे सेम एडजस्टमेंट के ऊपर हैं, उनमें चेंजिंग नहीं की गई। सारी रीडिंग एक तरह के कंट्रोल लेवल पे हासिल की गई है। इंडिकेट द वेव फॉर्म, वो वेव फॉर्म जो है उसकी निशानदेही करें, उसको इंडिकेट करें। विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द लाउडेस्ट नोट, इनमें से कौन सा ट्रेस, कौन सा ग्राफ लाउडेस्ट नोट को ज़ाहिर करता है। यहाँ नोट से मुराद है फ्रीक्वेंसी या साउंड कह लें, साउंड या नोट, साउंड। तो सबसे बुलंद आवाज़ कौन सी होगी, किस ग्राफ की मदद से ज़ाहिर की गई है। तो जो साउंड की लाउडनेस है वो डिपेंड करती है वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर। ये आपने याद रख लेना MCQs के लिए भी। किसी वेव का जितना एम्पलीट्यूड होगा साउंड वेव का, उतनी उसकी लाउडनेस होगी। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ शो किया गया है वो ट्रेस डी में है।
इनके नाम रखे गए हैं ABCDE। तो ये डी जो है इसमें एम्पलीट्यूड या कह लें, हाँ जी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड है इसमें बाकियों की निस्बत, तो यहाँ पे लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। सो इन ट्रेस डी एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, सो इट रिप्रेजेंट्स द लाउडेस्ट नोट। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा ट्रेस यानी कौन सा ग्राफ हाईएस्ट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स। किसी अगर हम एक ख़ास लेंथ की बात करें तो यहाँ इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में, यानी पांचों ग्राफ में लेंथ सेम है, तो कहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स हैं वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ उतनी ही लेंथ में एक वेव है, ये एक क्रस्ट और एक ये ट्रफ है, एक वेव, यहाँ 1 2 3 4 वेव्स, 3 वेव्स, और ये हाफ हाफ बनती है, बाकियों में कम है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो ट्रेस बी में है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स आर इन ट्रेस बी, सो इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला ग्राफ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को शो करता है और डी वाला ज़्यादा लाउडनेस को शो करता है। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ साउंड की लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, और जहाँ नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा होंगी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल सेम एक जैसी, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। दो आइडेंटिकल यानी एक जैसी वेव्स हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, एक ही सीमत में जा रही हैं, अलॉन्ग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर, एक रस्सी में, टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। क्या ये पॉसिबल है कि दो वेव्स एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही डायरेक्शन में जा रही हों और उनकी वजह से स्टेशनरी वेव्स पैदा हो जाएं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स traveling in the same direction along a string to give rise to stationary waves. For stationary waves, two identical waves must travel in opposite direction. ये stationary waves produce करने की condition है। हमेशा stationary waves तब पैदा होंगी जब दो identical waves हों और वो एक दूसरे से opposite direction में same line में travel कर रही हों। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, अ वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया हुआ है, दोनों तरफ से पकड़ के उसको, उसमें टेंशन प्रोड्यूस की हुई, उसको स्ट्रेच किया हुआ है। तो अ वेव इज प्रोड्यूस्ड along a stretched string but some of its particles permanently show zero displacement. उसके कुछ पार्टिकल मुकम्मल तौर पर एट एवरी टाइम परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेव इट इज़। जब एक वेव की हम बात करते हैं, उसकी वेव फॉर्म अगर हम ड्रॉ करें, सपोज ये मीन लेवल है मीडियम का, तो अगर मीडियम के पार्टिकल्स मीन पोजीशन से ऊपर को मूव करें, ऊपर की तरफ जाएं, या वहाँ से नीचे को आएँ, तो हम ये वेव फॉर्म बनाते हैं। आधा हिस्सा ये है वेव का, और फिर मीन पोजीशन से डाउनवर्ड जो मोशन होगी नीचे की तरफ जाने की और ये वापस आने की, तो ये वेव फॉर्म बनती है। इस पॉइंट पे वेव का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ ऊपर की जानिब और यहाँ नीचे की जानिब। ये जो पॉइंट्स हैं मीन पोजीशन पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसके ये पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं। वेव यहाँ से वेव चली, यहाँ तक पहुँची, फिर यहाँ से वेव मूव होके यहाँ तक चली गई। तो मीडियम के पार्टिकल जो पहले ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे थे, बाद में वो एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं ट्रैवलिंग वेव में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वेव ऐसी हो स्ट्रिंग के अंदर
जिसके कुछ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली ज़ीरो हो और उस वेव की टाइप भी बतानी है। तो यस, ऐसा पॉसिबल है। हम जानते हैं कि एक स्टेशनरी वेव के अंदर अगर हम स्ट्रिंग को दोनों एंड से बांध दें, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करें, दरमियान से उसको होल्ड करके प्लग करके छोड़ दें, तो हमें इस तरह का एक लूप दिखाई देगा। सेंटर से तो स्ट्रिंग ऊपर नीचे मूव कर रही है, सेंटर से स्ट्रिंग के पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये जो कॉर्नर के ऊपर पॉइंट्स हैं ये परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे रहते हैं, बंधे हुए हैं। तो ये जो स्टेशनरी वेव्स में पॉइंट्स हैं जहाँ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होता है, उन पॉइंट्स को हम नोड्स का नाम देते हैं। आपने बस ये बताना है कि ये स्टेशनरी वेव्स है और स्टेशनरी वेव्स अगर स्ट्रिंग में पैदा करें तो उनके कुछ पार्टिकल्स का परमानेंट ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा और वेव की टाइप जो है वो स्टेशनरी वेव है। एक्सप्लेन द टर्म्स क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटीनोड। इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हम एक यहाँ डायग्राम बना दी है नोट्सों में मैंने, साथ एक और डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। हमने ये चार जो टर्म्स हैं इनको डिफाइन करना है। तो ये हम एक वेव बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी करके डायग्राम बनाते हैं। ये वेव फॉर्म, ये बन गई एक पूरी वेव। यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये एक वेव का मुकम्मल पोर्शन है। हाफ पोर्शन ये है और हाफ ये। वेव का हाफ पोर्शन मीडियम से ऊपर होता है मीन पोजीशन से, और हाफ मीन पोजीशन से नीचे होगा। तो सबसे पहले है क्रस्ट क्या है। द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द मीन लेवल इज कॉल्ड क्रस्ट। ये मीन पोजीशन से ऊपर जितना भी पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं। ट्रफ इसका ऑपोजिट है। द पोर्शन ऑफ द वेव बिलो द मीन लेवल इज कॉल्ड ट्रफ। ये मीन लेवल है, यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन है सारा, यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड, इसको हम ट्रफ का नाम देते हैं। इसके बाद है नोड। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने नोड का जिक्र किया था। इन स्टेशनरी वेव्स द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड नोड्स। ये वाला पॉइंट जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो इन पॉइंट्स को हम नोड्स का नाम देते हैं। एंटी नोड इसका ऑपोजिट है। जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट नोड्स और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स कहलाते हैं एंटी नोड्स। यानी ये वाले पॉइंट्स ये नोड्स हैं, और ये जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये वाले, ये एंटी नोड्स हैं। इन स्टेशनरी वेव्स द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड एंटी नोड्स। तो ये बहुत आसान सी टर्म्स हैं, इनको डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Why does sound wave sound travel faster in solids than in gases? गैसेस की निस्बत सॉलिड्स के अंदर साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रैवल क्यों करती है, ज़्यादा तेज़ मूव क्यों करती है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इसके फॉर्मूला से हेल्प लेंगे। द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इज, स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया, स्क्वायर रूट e ओवर रो। यहाँ पे E जो है, ये वाला जो E है, ये इलास्टिक मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस बोलते हैं। और रो जो है ये यहाँ पे मीडियम की डेंसिटी है। जिस मीडियम के अंदर साउंड ट्रैवल करती है, चाहे वो सॉलिड है या गैस है या एयर है या लिक्विड है, तो उसकी डेंसिटी और उसका इलास्टिक मॉडुलस। द डेंसिटी रो ऑफ द सॉलिड्स इज ग्रेटर। ये जो सॉलिड्स की डेंसिटी है ये ज़्यादा होती है देन द डेंसिटी ऑफ गैसेस। यहाँ से हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि जो वेलोसिटी है ये प्रोपोर्शनल है इलास्टिक मॉडुलस के स्क्वायर रूट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। इसका मतलब यह हुआ कि जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड कम होगी। तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है, गैसेस की कम है, तो सॉलिड्स में डेंसिटी ज़्यादा होने से स्पीड कम होनी चाहिए थी, लेकिन सॉलिड में तेज़ स्पीड है, ज़्यादा स्पीड है।
फ़र्क यहाँ पे आएगा, बट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई फॉर द सॉलिड्स इज़ मच ग्रेटर देन गैसेस। जो इलास्टिक मॉडुलस ई है सॉलिड्स का वो गैसेस की निस्बत बहुत बहुत ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि डेंसिटी में फ़र्क है 3 टाइम्स। जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी सपोज करें 3 टाइम, सॉलिड की डेंसिटी 3 टाइम्स ज़्यादा है और गैसेस की 3 टाइम्स कम है, लेकिन जो इलास्टिक मॉडुलस होगा वो इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये नंबर मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। जो इलास्टिक मॉडुलस है फ़र्ज़ करें उसमें फ़र्क है 5 टाइम्स, हालांकि इससे ज़्यादा होगा लेकिन 5 टाइम्स ले लेते हैं ई का फ़र्क। तो क्योंकि इसमें जो इलास्टिक मॉडुलस है वो सॉलिड का डेंसिटी की निस्बत या गैसेस के इलास्टिक मॉडुलस की निस्बत बहुत 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 ज़्यादा है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट डोमिनेट करेगा डेंसिटी की निस्बत। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होगी इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होने की वजह से। सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर बीट्स यूजफुल। यूजफुल का मतलब है मुफीद, फ़ायदामंद। इन ट्यूनिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने में, उनको दुरुस्त करने में अगर उनमें कोई ख़ामी है तो जो बीट्स हैं वो किस तरह से मुफीद हैं, हमें कैसे फ़ायदा दे सकती हैं। वी नो दैट द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, एक सेकंड में जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू बॉडीज़, वो दो बॉडीज़ की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क के इक्वल है। फ़र्ज़ करें एक की फ्रीक्वेंसी f1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी f2, तो फ्रीक्वेंसी में जितना फ़र्क होगा वो जो फ़र्क होगा, जो तादाद होगी, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ बीट्स। और बीट्स क्या हैं कि बीट्स हैं साउंड का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना, उसकी इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम होने की तादाद। जब दो हल्की सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स इकट्ठी ट्रैवल करते हैं, एक जगह पे इकट्ठी प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस की वजह से हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साउंड की, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लाउडनेस की साउंड सुनाई देती है। तो जितनी दफ़ा वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है जिसकी लाउडनेस बढ़ रही है और कम हो रही है, उसको हम बीट्स का नाम देते हैं। तो बीट्स कैसे हेल्पफुल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीट्स तब पैदा होती हैं जब दोनों साउंड्स की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क हो। अब हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को उसकी फ्रीक्वेंसी को बेहतर करना है। फ़र्ज़ करें गिटार है, एक गिटार ठीक है, दूसरे की साउंड थोड़ी हमें चेंज लग रही है, तो हमने उसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। तो हम दोनों गिटार को इकट्ठा बजाएंगे, बीट्स पैदा होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम जिस गिटार की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे और साथ ऑब्ज़र्व करते जाएंगे। चेंज करते करते हम ऐसे पॉइंट तक पहुँचेंगे जब हमें बीट्स सुनाई ना दे, दोनों गिटार को इकट्ठा बजाएं तो ऐसे लगे कि एक ही गिटार बज रहा है, तो तब हम कहेंगे कि बीट्स नहीं हैं, और इस तरह हम इंस्ट्रूमेंट को ट्यून यानी कि दुरुस्त कर लेंगे। यहाँ रीडिंग भी कर लेते हैं। टू ट्यून अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट टू द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इट इज़ साउंडेड टुगेदर, इसे इकट्ठा बजाया जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है। नाउ द नंबर ऑफ बीट्स विल टेल द डिफरेंस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। अब जितना बीट्स में फ़र्क होगा, जितनी बीट प्रोड्यूस होगी वो बताएगा फ्रीक्वेंसी का फ़र्क। जब बीट्स ज़ीरो होंगी तो फ्रीक्वेंसी में फ़र्क भी ज़ीरो होगा, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो जाएगा। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट इज एडजस्टेड टिल द नंबर ऑफ बीट्स becomes ज़ीरो। At this stage the two instruments will have the same frequency. In this way the musical instrument is said to be tuned. Question number 8, when two notes of frequencies f1 and f2, दो नोट्स हैं, नोट्स का मतलब है साउंड्स, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरे की f2 है,
आर साउंडेड टुगेदर, हमने दोनों साउंड्स को इकट्ठे साउंड किया, बीट्स आर फॉर्म्ड, तो बीट्स पैदा होती हैं, बीट्स बनती हैं। इफ़ F1 इज़ ग्रेटर देन F2, अगर फ्रीक्वेंसी F1 F2 से ज़्यादा है, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि बीट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी साउंड्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल है। एज द नंबर ऑफ बीट्स पर साउंड पर सेकेंड is equal to difference between the frequencies of notes, therefore the frequency of beats will be F1 minus F2। सिंपल सा आंसर है कि फ्रीक्वेंसी जो बीट की है वो दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस यानी फ़र्क के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिस्टेंट एक्सप्लोजन, डिस्टेंट का मतलब है दूर दराज, बहुत दूर फासले पर एक एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ। An observer senses a ground tremor and then hears the explosion। जो ऑब्जर्वर है उसको ग्राउंड की मदद से वाइब्रेशन या वो जो हल्की सी वाइब्रेशन साउंड महसूस होती है वो पहले महसूस हो जाती है, जबकि जो धमाके का आवाज़ है वो बाद में आएगी। एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस, तो ये टाइम में फ़र्क क्यों है। एक्सप्लोजन हुआ तो जो ग्राउंड से वाइब्रेशन है वो पहले आ गई, आवाज़ बाद में आई, तो फ़र्क इसका क्या है। इसका आंसर वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस किया था कि साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है और क्यों करती है। तो हम स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो। ई इलास्टिक मॉडुलस है, रो यहाँ पे जो है वो डेंसिटी है गैस की, और सिंपली मीडियम की डेंसिटी है। हम जानते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस ई जो है उसकी सॉलिड्स के लिए ज़्यादा वैल्यू है और गैसेस के लिए कम वैल्यू है। इसलिए साउंड जो है वो मच ग्रेटर स्पीड रखती है सॉलिड्स में गैसेस की निस्बत। दैट इज़ वाई द ऑब्जर्वर सेंसेस द ग्राउंड ट्रेमर फर्स्ट एंड देन हेयर्स द एक्सप्लोजन। क्योंकि ग्राउंड से वेव पहले पहुंच जाती है और एयर में से साउंड वेव बाद में पहुंचती है। एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। गर्म हवा में साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है कोल्ड एयर की निस्बत, ऐसा क्यों है। हमने जब डिपेंडेंस ऑफ चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि साउंड वेव जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी था। स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। साउंड की स्पीड वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये फॉर्मूला हमें बताता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम होगी। और वार्म एयर का, गर्म हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। ठंडी हवा में टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे साउंड की स्पीड भी कम होगी। इट मीन्स दैट ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ एयर मोर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड इन इट। दैट इज़ वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव। साउंड सोर्स वो चीज़ जो आवाज़ पैदा कर रही है। हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो शख्स है जो साउंड को सुन रहा है। साउंड सोर्स ऑब्जर्वर के लिहाज से किस तरह मूव करे सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज, कि जो सोर्स है उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क ना ऑब्ज़र्व हो, ना महसूस हो। तो इसके लिए दो इसके कंडीशंस हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज ऑब्ज़र्व नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज तब महसूस होता है, बल्कि इसका नाम भी हम लिख दें, ये डॉपलर इफ़ेक्ट है। डॉपलर इफ़ेक्ट ये है कि अगर साउंड का सोर्स, उसे मैं ऐसे ज़ाहिर कर लेता हूँ सोर्स, और ऑब्ज़र्वर को ओ से ज़ाहिर कर लेता हूँ। अगर सोर्स और ऑब्ज़र्वर एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं
और इस तरह से मूव करते हैं कि उनके दरमियान फासला या बढ़ता है या कम होता है, इनके दरमियान फासला या बढ़ता है या कम होता है, इस तरह से मूव करते हैं, तो तब सोर्स से जो साउंड पैदा होगी ऑब्जर्वर को उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट महसूस होगी। तो अब दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कि सोर्स और ऑब्जर्वर इस तरह मूव करें कि उनके दरमियान फासला ना बढ़े और ना कम हो। उसमें एक है स्पीड, कि दोनों सेम स्पीड से एक ही लाइन में एक ही तरफ जा रहे हों। इफ़ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज़ ज़ीरो, रिलेटिव का मतलब है बाहमी, एक दूसरे के लिहाज से अगर दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो है, then there will be no change in frequency of source and apparent frequency will be zero, change in apparent frequency ज़ीरो होगा and the apparent frequency change, यहाँ पे चेंज भी लिख लें, ज़ीरो होगा। ये तब पॉसिबल है when source and observer are moving in the same direction with the same speed। दूसरा केस, if the source of sound moves perpendicular to an observer, अगर जो साउंड का सोर्स है वो ऑब्जर्वर के लिहाज से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, उसके साथ 90 के एंगल पे उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, देन देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फॉर द ऑब्जर्वर। डॉपलर इफेक्ट उस वक्त ऑब्जर्व होता है जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही लाइन में आगे पीछे मूव कर रहे हों। अगर परपेंडिकुलर हों तो फिर इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज महसूस नहीं होगा। सो दिस इज़ एंड ऑफ लेक्चर। इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।